Namaskar dosto. I am Purnima from Fertility Dost. Good evening and welcome to yet another informative session with Fertility Dost on Fertility Dost platform. And viewers, if you are not on our Facebook page or in our Facebook group, so don't worry, you can join, you can see this live session from YouTube also. You just need to subscribe to our YouTube channel, Fertility Dost. And for our viewers who are in our closed FP group, you also don't worry, we are going live on all three platforms. So today we'll discuss about how to get pregnant with low AMH. आप किसी से भी बात कीजिए, पहला सवाल होता है कि मैम प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मेरा एएमएच बहुत लो है। एट टाइम्स आई एम शॉक्ड कि इन लोगों को इतना सब कुछ कैसे पता है। मे बी द गूगल ज्ञान इज देयर, मे बी हमारे आसपास के लोग हमें इतना ज्ञानी बना देते हैं कि हमें समझ आ जाती है कि एएमएच लो, ओ गॉड व्हाट टू डू। बट ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि लो एएमएच मीन्स दैट यू नीड टू गो अहेड विद आईवीएफ और समटाइम्स डोनर आईवीएफ साइकिल। Natural conception is possible. Obviously, every individual is different. Individuals' medical parameters are different. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने से सोच लीजिए लो एएमएच है तो बहुत मुश्किल है। We are going to talk about this topic because this is one of the favorite, or we can say that hot topics right now. Low AMH, how to get pregnant. What are the possibilities to get pregnant with low AMH? Do we really need different kind of protocols? Do we really need IVF, self cycle, donor cycle? Many questions. So आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। किसके साथ? एक बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द डॉक्टर एंड बिफोर दैट थैंक यू यूएनएस फॉर अरेंजिंग दिस इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर आवर वाइड मेंबर्स। सो व्यूअर्स लेट्स स्टार्ट। और हाँ, आपके एमएच से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज पोस्ट करते रहिए। मैं बीच बीच में उन सवालों को जरूर पूछूंगी और अगर आपको लगता है कि वो सवाल आपको थोड़ा इसमें पूछने में मुश्किल हो रहा है, देन आई थिंक यू हैव आवर ऑफिशियल नंबर। तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जस्ट सेंड अस अ मैसेज, मेरी टीम या मैं उस क्वेश्चंस को जरूर पूछेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन एंड हाँ, अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए। नमस्कार डॉक्टर रिचा, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। Thank you, Purnima. Thank you for having me on Fertility Dose. It's an honor and privilege to be helping the viewers and help in this upcoming problem of low AMH. Low image. So, viewers, we have Dr. Richa with us. She's from Orava Fertility Center, Lucknow. So, UP people, don't hesitate to visit her if you want to, and don't hesitate to consult her if you want to. छोटी छोटी बातें रह जाती हैं पूछने में जब हम क्लिनिक विजिट करते हैं। तो अगर आज वो छोटे सवाल आपके पास हैं तो उनको ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। So, as I just mentioned, that Dr. Richa is director of Urvara Fertility Center, Lucknow, and she has advanced training in hysteroscopy, laparoscopy, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिसमें लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने केस में ऐसा ही कुछ डाउट हो रहा है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा उनको। शी हैज़ अटेंडेड मेनी कॉन्फ्रेंसेज एज स्पीकर एंड एज पैनलिस्ट, and she has many prestigious awards on her name, we can say. So viewers, let's start with the session, and obviously सबका प्यारा topic, अगर AMH low है तो क्या करें? Is it really possible to conceive with low AMH? So Dr. Richa will be the right person to answer yes or no, या फिर yes no के बीच में। Okay, so see, we all know कि AMH आजकल हम सब लोग इतना एजुकेटेड हो गए हैं कि लोगों को समझ में आने लगा है कि AMH का मतलब क्या होता है। मीन्स AMH कम है तो मतलब हमारे एग्स खत्म हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहला मैसेज उन सब लोगों के लिए कि अगर आपका AMH लो आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज दैट्स वेयर द विशियस साइकिल ऑफ stress related to infertility and infertility further depleting your ovarian reserve starts. तो सबसे पहली चीज कि यस, AMH एक ऐसी चीज है जो आपके ओवेरियन रिजर्व्स को बताती है। नॉर्मली साधारण तौर पे एक विमेन जब चाइल्ड गेट्स इनटू द लाइफ
एंड इट्स अ फीमेल चाइल्ड, तो उसके ओवरी में कुछ फॉलिकल्स होते हैं और वो धीरे धीरे विद टाइम जो है वो कम होते जाते हैं. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट स्पेशली अलार्मिंग उनके लिए होता है जहां एज 30 years के बियॉन्ड हो जाती है. बट अगर हम स्टडीज की बात करें तो ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल लेट 20s में भी लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है, जहां पे लोग फर्टिलिटी चेकअप कराने आते हैं जस्ट फॉर अ सेक कि हम एक बार चेक कर लें दैट एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. और अक्सर उनकी डायग्नोसिस निकलती है कि उनका एएमएच हैज बीन प्रीमेच्योरली डिप्लीटेड. दैट मीन्स उनकी जो वैल्यूज हैं वो लो आ रही हैं. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि AMH itself is not the only predictor of the ovarian reserve. ऐसा नहीं है कि अगर AMH लो आ गया है तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसके लिए एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गूगलिंग इट आउट एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. बिकॉज AMH के साथ साथ देयर आर अदर क्लिनिकल पैरामीटर्स ऑल्सो जो हमें एक्चुअल ओवेरियन रिजर्व के बारे में आइडिया देते हैं बिफोर टेकिंग अप एनी कॉल कि हमें IVF कराना है या हमें डोनर करना है या हमें कोई और ट्रीटमेंट करना है. So this is very important for all the patients to know. राइट. एंड हमेशा लो एएमएच का मतलब ये नहीं है कि यस यू आर द कैंडिडेट फॉर आईवीएफ. आई थिंक दिस इज अ बिगेस्ट कंफ्यूजन वी कैन से, कि बस मेरा एएमएच लो आ गया है तो अब खत्म है स्टोरी, दी एंड, आई नीड टू मूव अहेड विद आईवीएफ. सो डॉक्टर रिचा, वी ऑल नो कि what is the range of healthy AMH we can say, बट एज अ डॉक्टर, एज अ स्पेशलिस्ट, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपने देखा कि एक एएमएच ही नहीं, बहुत और फैक्टर्स हैं जो आपकी एक क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. तो व्हाट कुड बी दोज फैक्टर्स, और अगर मेरा लो एएमएच है तो हाउ आई शुड मूव अहेड विद दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड. Yes. See, it is a very important question to understand कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि नॉर्मल वैल्यूज AMH की जो होती हैं वो 2 to 4 नैनोग्राम पर DL के हिसाब से होती हैं. बट इट डज नॉट कोरिलेट टू एवरी एज ग्रुप. अगर हम ये वैल्यूज को कोरिलेट करें, इफ एनी वुमेन कमिंग इन द OPD विद द एज ऑफ say late 20s or early 30s is having an AMH of 2 also, it is absolutely okay. Between 30 to 35 अगर आपका AMH 1.7 1.8 आ रहा है तो इट इज स्टिल ओके, बिकॉज जैसे ही हम 30 इयर्स के आगे मूव करते हैं तो वो AMH डाउन होना है. दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बट 1.8 AMH फॉर एन एज ऑफ 30 to 35 is not the only reason for the patient to get worried and jump to an IVF treatment. So we have to understand कि 35 से 40 के बीच में अगर आपका AMH अराउंड 1 आ रहा है तो वो नॉर्मल है उस एज के लिए. 40 के बियॉन्ड ऑफ कोर्स वो AMH आपका 0.5 0.4 नॉर्मली डिप्लीट हो जाता है. लेकिन अगर इन वैल्यूज से भी आपका AMH कम है एज पर योर एज क्राइटेरिया, then definitely you need to get alarmed and you need to consult a doctor. That is number one thing. So हमें सबसे पहले ये समझना है. दूसरा, हमें इमीडिएटली क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट हमें चेक करना है कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें कर रहे हैं. क्या हम स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या हम अल्कोहल ले रहे हैं, या हमारा कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या हमारा टैनिन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या हम कोई जिमिंग में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं. सो अगर ऐसा कुछ है तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके उसको हार्म कर रहे हैं और दैट्स वाई दीज रिजल्ट्स आर कमिंग. तो सबसे पहले तो उसको स्टॉप करना है. और दूसरी चीज, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो हम कैसे इसको कोरिलेट करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है. तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम AMH वी ऑल्सो डू द अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेडी वेयर वी एक्चुअली सी कि ओवरीज में कितना पूल रह गया है. दैट इज यूजली डन ऑन डे 2 ऑफ अ पीरियड्स. एंड डे 2 ऑफ द साइकिल पे हम पेशेंट का जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एग्स हमें पता चलते हैं. और बिलीव मी, मतलब आई हैव डन केसेस जहाँ पे हम लोग 1 and 2 एग्स पे भी सेल साइकिल्स
IVF साइकिल्स हम लोग कर चुके हैं, एंड ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 1.8 1.9 पे स्पॉन्टेनियसली और बाय जस्ट एन IUI ट्रीटमेंट भी कंसीव कर चुके हैं. So AMH itself is not the only criteria to decide to process for IUI, IVF, spontaneous और donor. सबसे पहले हमें कॉजिंग एजेंट को बंद करना है जो हमारा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं. तीसरा, डॉक्टर से मिल के कंसल्ट करके चीज़ों को असेस करना है, एंड नॉट ओनली द अल्ट्रासाउंड पूर्णिमा, व्हाट वी डू आल्सो कि हम उसको एएमएच के साथ बायोलॉजिकल जो हमारा एफएसएच एलएच कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, उसको भी असेस करते हैं कि ये आइसोलेटेड एएमएच डाउन हुआ है या इनके डाउन के साथ साथ आपका एलएच और एफएसएच हार्मोन भी बढ़ रहा है. क्योंकि अगर सिंपली एएमएच लो है तो वो हमारे ओवेरियन डिप्लीशन को बता रहा है, जो कि हमारा एक एज रिलेटेड डिक्लाइन है और वो एक्सेप्टेड है कि वो होना है. अ वुमेन इज क्रॉसिंग 30 इयर्स, और आपको मुझे नहीं पता मालूम है या नहीं, बट एज दी स्टडीज हैं कि इंडियंस की जो एजिंग होती है वो स्पेनिश वुमेन या अमेरिकन या कॉकेशियन वुमेन के कंपैरिजन में 6 टाइम्स फास्टर होती है. फास्टर, तो राइट. सो हमारे डिप्लीशंस जल्दी होने हैं, तो वो नेचुरल है, वो होंगे. बट अगर हम इसको कोरिलेट कर लें कि क्या हमारा दूसरे हार्मोन्स बढ़े हुए हैं या वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब कि ये आपका एज रिलेटेड डिप्लीशन है. अगर वो बढ़े हुए हैं देन इट इज एन अलार्मिंग कि कहीं ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का साइन तो नहीं है. मींस ऐसा तो नहीं है कि ओवरीज इतना लो डाउन हो चुकी हैं कि ये ग्रेजुअली फंक्शनिंग करना इन्होंने स्टॉप कर दिया है या ये स्टॉप करने वाली है. सो राइट. दिस इज हाउ वी टेक कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हु ऑल आर द केसेस जिनमें हम देयर इज सम होप और देयर इज रियली नो होप. दैट इज वन थिंग. राइट, अंडरस्टूड. सो आई थिंक अगली बार जब आप टेस्ट के लिए जाएं तो यू जस्ट नीड टू चेक फ्यू अदर वैल्यूज एज डॉक्टर रिचा मेंशन. एफएसएच, एलएच, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. इतना वैल्यू मत दीजिए एएमएच को कि बाकी हार्मोन्स बुरा मान जाए. तो सबका ध्यान एक साथ रखिए. आई थिंक डॉक्टर रिचा ये बहुत आई डोंट नो बट फॉर द पास्ट लाइक 2-3 years बहुत हाइप है एएमएच को लेके. लोग अपने आप से उस वैल्यूज को देखते हैं और अपने आप दे कैन मेक आउट कि हाँ भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. सो एट दैट वेरी मोमेंट विजिटिंग अ राइट डॉक्टर इज रियली इम्पोर्टेंट. अगर लो एएमएच है देन ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स. डॉक्टर रिचा एक हमारे पास क्वेश्चन है. So the lady is asking, is vitamin D3 is really the causing factor, the alarming factor for this egg quality, low Yes. vitamin D3? टू बी ऑनेस्ट देर इज नो प्रूवन स्टडी की वो कॉजिटिंग फैक्टर है, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में जब स्टडी किया गया तो उनके पेशेंट्स में विटामिन डी की वैल्यू कम आई. तो ऐसा माना जाता है कि हम जब विटामिन डी के लेवल्स को चेक करते हैं तो अगर वो कम होता है और उसको हम सप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट का ओवेरियन रिस्पॉन्स और उसके फर्टिलिटी इश्यूज में थोड़ा उसको बेटर होता है. बट ऐसा नहीं है कि विटामिन D3 कम है तो आप इनफर्टाइल हो जाओगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट द कॉजिटिव एजेंट, बट येस इट इज अ सपोर्टिव रोल, एंड हम विटामिन D3 सप्लीमेंटेशंस भी करते हैं उन पेशेंट्स में जो फर्टिलिटी इश्यूज के साथ आ रहे हैं, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी किसी भी वैल्यू पे किसी भी जगह पे वो हिट कर रही हो वो पूरी हो जाए, और उस कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं या सिंपल मेडिकेशंस दे रहे हैं तो उसमें उसको वो सपोर्ट करे टू हेल्प हर टू कंसीव. Right. And next, you just mentioned before for this like gymming supplements. So I would really want you to explain this further. यस यस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जो जिमिंग सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए दे आर यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स व्हिच might be not FDA approved, and they are kind of fat burners, or they are kind of some supplements which are going to shrink you down. So Hmm. उससे आपको दूर रहना है, because they have some kind of say other components like testosterone or maybe steroids or something like that, that is also going to adversely impact your ovarian reserve. सो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी स्ट्रेस फैक्टर से, या जो मैंने अभी बताया आपको, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक है, या हम बहुत ज़्यादा
अल्कोहल या स्मोकिंग ले रहे हैं, ये सब हमारे ओवेरियन रिजर्व्स में जो एग्स बनते हैं उनके डिप्लीशन को फास्ट करते हैं, उनके एपोप्टोसिस को यानी कि उनके डीजनरेशन को फास्ट करते हैं। और इस इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना है, स्पेशली उन मदर्स को या उन विमेन को जो एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट पूर्णिमा फॉर द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो ना, तो तैयारी 3 महीने पहले से शुरू होती है। बॉडी इज Right. नॉट अ स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मैकेनिज्म। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने बाद प्लानिंग शुरू करनी है, so you have to be on folic acid, you have to stop all these abusing agents, because इन सब का असर जाते जाते बॉडी में 3 से 4 महीने लगते हैं। एंड यही Right. रीजन है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब मेरे पास पेशेंट्स लो एएमएच के साथ आते हैं, एंड मैं जब उनको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ मेडिकल सप्लीमेंट्स भी देती हूँ जिससे उनकी ओवेरियन रिजर्व्स बेटर हो सके, so I have seen lot of improvements in those patients in terms of AMH, in terms of ovarian reserves, in terms of egg quality. So it is going to be a combined role. One person, one thing alone cannot take care of the entire physiological process. Right, right, agreed. And what I usually tell my members that अगर एक final exam भी देने जाते हैं तो we used to prepare. हम science भी पढ़ते हैं, maths भी, social science, हिंदी, English, what not. और यहाँ हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, family plan करने जा रहे हैं, just एकदम से होते चलिए. So it's not like that. Preparation ये is important. यस यस वेरी, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव हाइलाइटेड। और इसी पार्ट पे मैं आपको एक चीज भी बोलना चाहूंगी कि स्पेशली उन लेडीज को जो लेट ट्वेंटीज में हैं, 29-30 years से अराउंड, दे हैव गॉट मैरिड एंड दे द प्रेगनेंसी इज नॉट ऑन द कार्ड्स, like they're not planning the pregnancy, but what they can do is that they can simply get their AMH, LH, FSH hormone testing, or they can consult a doctor for a simple fertility check, so that अगर कोई undue depletion होगा उनके AMH में, it could be picked early and they can be taken care of, instead of ये सोचना कि अभी it's not the age, अभी just marriage हुई है, अभी तो 1 year है। Of course that's fine, but you should always get a fertility check if you are nearing to 30s or you are crossing 30s, whether pregnancy is on the cards or it is not on the cards. So it's going to help you because it is prevalent in the society में तो Hmm. हर every fourth fifth couple को infertility की problem हो ही रही है। हम उस Right. प्रॉब्लम में तो नहीं है। इसके लिए अगर हम थोड़ा-सा विजिलेंट हैं, तो हम चीज़ों को टाइमली समझ सकते हैं और टाइमली चीज़ों को सप्लीमेंट्स लेके इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई मार्जिनल डिप्लीशन है तो। Right. And Dr. Richa, आजकल I think it's very common. We have seen many cases where in late 20s, the females are suffering from poor ovarian reserve. So it's just because of hormonal changes, or we can say that external factors are also adding in that. Yes, in this, not only the hormonal changes or the external factors, it is about the ethnicity. It is also about the genetic predisposition also. So somewhere down the line, if you follow the family history, कहीं ना कहीं आपको families में, mothers में early menopause की history मिलेगी या कुछ इस तरीके की चीजें मिलेंगी जहाँ पे उनके offsprings में भी ये चीजें जल्दी देखने को मिलती हैं। या so this is basically one important. I have seen patients with 25 years of age group with complete premature ovarian failure. I mean, they have lost their reserves, their AFC is hardly any AFC is visible, and their hormones are high, and the AMH is low. And patient had no option besides going for a donor egg or something like that. So this is something which is genetically predisposed, and this can be picked up only when a patient comes to you for a fertility check, and that is where I highlighted the importance of this test to get it Right. done, whether it is planned or not planned, so that any advertent cases of such kind of a problem could be picked up early and could be guided up. Because Purnima, what I feel, what I have seen also, I have seen patients coming to me with AMH 0.2, 0.3, and they had been seen by some other, I would not name, I mean, say around 1 year back, where their AMH was 1.6. So, I mean, I surprised to a doubt that why not it was, why not an appropriate treatment was Right. counseled Right. at an image 1.6, where she could have hope of, say, attempting an IVF or doing something where she could get pregnancy from her own ovarian reserve. Now, with AMH 0.2, 0.3, she hardly has any eggs left.
So how will she able to conceive? So that is very important, that consultation with the right doctor at the right time plays a very important and a crucial role for planning anybody who is, planning for pregnancy. Right. So we can say that planning is really important. It's not that कि when you are visiting the fertility specialist आप बस IVF के लिए ही जा रहे हैं. ये I think ये एक दिमाग में सबके है कि मैं fertility center में गई थी. The time and I entered that door, that means I am seeking some kind of IUI or IVF treatment. So it's not like that. It's just that we really want you to be pregnant with your own eggs. सो डॉक्टर रिचा इट्स लाइक ठीक है हमें पता है AMH लो है हमारा रिजर्व खत्म हो गया है या कम हो रहा है एंड व्हाट अबाउट द एग क्वालिटी we usually says that we only need one healthy egg to get pregnant, so what about that quality when we are on the lower side of AMH? For this, I would say, Purnima, that people who are young or people who are old than 35 years of age group. So there is a positive. I will not go into the technical details. I will talk in a Hmm. layman language. So to make a healthy baby, you just need one good egg, okay? And when the AMH is down, your number of ovarian pool is going to decrease. So it does not matter that you are not able to generate one good egg and from which a baby can be produced. So what I mean to tell you is that हो सकता है कि किसी का AMH 0.9 हो या 1.2 हो, बट अगर Hmm. वो दोनों ओवरीज में अपने एक एक एग बना रहे हैं, सो उस केस में अगर if they go for IVF or they go for IUI and somehow if a treatment is planned and a baby is formed, they can very well conceive with that egg. And Right. इसी चीज को मैं यूटिलाइज करती हूँ पेशेंट्स के लिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी सेल्फ साइकिल प्रो पर्सन, आई एम नॉट अ वेरी डोनर प्रो पर्सन. So patients who come to me, they are having AMH 0.2, 0.3, 0.4 with only one or two eggs. So we just don't counsel them for donors because we never know that उनका जो वो एक egg है वो fertile है, अच्छा है, good quality है, तो they can conceive with that. And I have patients like AMH 0.4 and where they had come, they were counseled for donors, but we said okay, let's do an IVF, let's see how it comes up. We did an IVF, we got only one baby. We frozen it out, we pulled it, then we did another IVF and we pulled again the second baby, and both the babies were transferred and they both the babies got attached. उनको twin pregnancy हुआ और अभी उनका शायद 5th या 6th month चल रहा है. So and imagine the AMH was 0.4. तो किसी भी लो AMH में अगर आपके एक या दो एग्स भी हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन योर अदर हॉर्मोन्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप, अगर आप यंगर एज ग्रुप के हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिटी बेटर होती है. सो चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन यंगर एज ग्रुप इज बेटर एज कंपेयर टू दोज विद एज मोर देन 35 years ऑफ एज. सो हमें Right. ये समझना है कि अगर हम यंग हैं तो हम स्टिल, अगर हमारा AMH लो है तो भी हम अपने एक्स से एक बार ट्रायल जरूर ले सकते हैं. यू नेवर नो, इफ वी गेट कंसीव विद दैट द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व ओनली. सो ये है. लेकिन अगर एज ग्रुप ज्यादा है देन ऑफ कोर्स देयर इज अ दिस थिंग, बिकॉज एज रिलेटेड डिक्लाइन हुआ है तो ऑफ कोर्स क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है. तो उसमें जो चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के जो भी हम करते हैं उसके सक्सेस के चांसेस थोड़े से as compared to their peers, they are little lower down. So this we need to understand. Yeah. Right. And is there any indication और हमारी बॉडी कुछ हमें साइन देती है कि यस आपका AMH लो हो रहा है, आप भागिए फटाफट डॉक्टर के पास, ऐसा कुछ है क्या? I wish ऐसा कुछ होता और पेशेंट्स को पता चल जाता that this is something like that, but unfortunately ऐसा कुछ नहीं है. It is just a blood test. Like other test also, हमारे लिवर में क्या हो रहा है, हमारी किडनी में क्या हो रहा है, ये हमें तब पता चलता है जब हम उसका टेस्ट कराते हैं. ऐसे ही हमारे ओवरीज में क्या हो रहा है ये हमें तब पता चलता है जब हम उसका टेस्ट कराते हैं या हम कोई अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं या इस तरीके से. सो देयर इज नो साइन एज सच. और जस्ट ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड हो रहा हो, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि इरेगुलर साइकिल कहीं ना कहीं ग्रेजुअली अगर एज ज्यादा है और साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं तो इट कुड प्रिडिक्ट कि आपका जो है इट कुड बी अ प्रीमेच्योर
मेनोपॉज और इट्स अ क्लाइमैक्टिक पीरियड जो मेनोपॉज से पहले का टाइम होता है। तो एल्डर एज ग्रुप में तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि अगर डिलेड साइकिल्स हैं तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योर Right. ओवेरियन फेलियर और समथिंग लाइक दैट, बट अर्ली या यंग एज ग्रुप में ऐसा कोई भी सिम्टम या साइन बॉडी शो नहीं करती है जिससे हमें पता चले, एंड हमें सिर्फ अलार्मिंग होके मतलब चेक करना पड़ता है और उसका टेस्ट कराना पड़ता है। राइट, सो डोंट वेट कि आपकी बॉडी आपको कुछ बताएगी। अगर इफ यू आर प्लानिंग, और अगर आपको लगता है कि डाउन द लाइन लाइक 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और इवन ईयर, सो आप एक विजिट जरूर कर सकते हैं। वी आर वी कैन से दैट गूगल फ्रेंडली पीपल, सो इसलिए वहां पे गूगलिंग करने के बजाय जस्ट विजिट द राइट डॉक्टर एट राइट टाइम. So we have one query, Dr. Richa. Vitamin D is very low, around 8. So is it problem to conceive and having hypothyroid too? यस, फॉर दिस पेशेंट आई वुड सजेस्ट कि आपका विटामिन डी बहुत लो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। और आप अपने डाइट में भी, इफ यू आर नॉट टेकिंग मिल्क, यू कैन स्टार्ट टेकिंग मिल्क, एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी वुमेन। प्लस आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन को भी स्टार्ट कर सकते हो, विटामिन डी आप स्टार्ट कर सकते हो, और आपको हाइपोथायरॉइड को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थायराइड इटसेल्फ इज वन ऑफ द कॉजेज जो आपके ओव्यूलेशन में डिस्ट्रप्शन करता है। आपको इनफर्टिलिटी के कॉजेज में हम थायराइड पढ़ते हैं, सो थायराइड का सही रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी लेडी के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें, और थायराइड के लिए राइट डोज ऑफ एल्ट्रॉक्सिन। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे नॉर्मली थायराइड प्रोफाइल लोग कराते हैं तो टीएसएच की वैल्यूज़ होती हैं वो लगभग 5 के आसपास नॉर्मल कट ऑफ रिपोर्ट्स में आता है कि वो नॉर्मल है। बट जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है तो हमेशा हम लोग टारगेट करते हैं कि उसका जो टीएसएच है वो 2.5 के रेंज में रहे। अगर 2.5 से ज़्यादा की रेंज में रह रहा है तो आपके कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, या कंसेप्शन के बाद कोई मिसकैरेज के चांसेस ना हो। इसलिए थायराइड का रेगुलेट होना और 2.5 के रेंज में होना बहुत ज़रूरी है, और इसको चेक करने के लिए यूजुअली थायराइड प्रोफाइल आप करवा सकते हो। एंड अगर लॉन्ग टर्म थायराइड की प्रॉब्लम है आपको तो आप साथ में एक एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज भी करा सकते हो टू नो कि कहीं बॉडी में कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये थायराइड हमारा बढ़ा हुआ है। एंड दैट यू कैन वेरी वेल विजिट अ डॉक्टर, शी विल गाइड यू और ही विल गाइड यू हाउ टू मूव फॉरवर्ड। बट yes, if you're planning, both things have to be settled down. Right. And अभी आपने डॉक्टर रिचा, you just mentioned about autoimmune. I think this is also one of the very hype topic nowadays. Down the line, I can say that 2 years back or so, हमें पता ही नहीं था कि autoimmune है क्या। आज अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल साइकिल आईवीएफ फिक्सी करवा रहे हैं, देन ऑल्सो उसके फेलियर के बाद यू टेंड टू आस्क द डॉक्टर, डॉक्टर ऑटो इम्यून तो नहीं है। सो व्हाई सो मच ऑफ हाइप अराउंड दिस, एंड क्या सच में हमको इस ऑटो इम्यून को इतना वैल्यू देना जरूरी है? Yes, because of late it has, these diseases are upcoming like anything, you know, a lot of, especially in IVF अगर हम बात करें पूर्णिमा, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम बेबी को क्रिएट करके यूट्रस में डालते हैं। क्योंकि ये बेबी बाहर से क्रिएट होके यूट्रस के अंदर जाता है तो बॉडी इसको एज एन एक्सोजेनस एजेंट की तरह से परसीव करती है और अपने बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्सेज एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देती है जिससे कि उस बच्चे को वो रिजेक्ट कर दे, and it will not allow that embryo to imbibe in the uterus and implant and attach and create a pregnancy. इसलिए इस तरीके का कोई भी हाइपर रिस्पॉन्स बॉडी में ना आए, इसलिए ऑटोइम्यून को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। बट येस, वी डू नॉट एडवाइज द ऑटोइम्यूनोलॉजी टेस्ट एट द फर्स्ट आईवीएफ साइकिल, वो हम कभी नहीं करते हैं। जस्ट नॉर्मल आईवीएफ के बाद अगर गुड ब्लास्टोसिस्ट है, गुड एंडोमेट्रियम है, एवरीथिंग वाज फेवरेबल, एंड उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हो रहा है देन ऑफ कोर्स वी रूल आउट कि ऐसा तो नहीं कि बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल लेवल्स बढ़े हों जहाँ पे हम एंटी टीपीओ कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज कराते हैं। देयर लॉट ऑफ पैनल्स ऑफ टेस्ट दैट वी अंडरगो टू नो कि कहीं तो बॉडी में कहीं ना कोई ऐसा तो नहीं एंटीबॉडीज बढ़ी हुई हैं जो बच्चे को रिजेक्ट कर रही हो, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव। और अगर ऐसा होता है
तो हम एंटीबॉडीज को सप्रेस करते हैं, उनको बिलो नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं एंड देन ट्रांसफर प्लान करते हैं, ताकि अगर उसके फेलियर का कारण रिजेक्शन था तो एटलीस्ट वो इस बार रिजेक्ट ना हो एंड द लेडी कुड कंसीव। राइट। सो ये हाँ 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 जी, प्लीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि अक्सर थायराइड के साथ एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं। राइट। इसीलिए मैंने लास्ट पेशेंट के क्वेश्चन पे बोला था कि अगर थायराइड है और ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एंटी टीपीओ ज़रूर करा के उसको डाउन करके then we should go ahead. I remember a case where her antibodies, anti-TPO were almost 700, 800 and ranging into 1000. So we brought the anti-TPO antibodies down. She was a hypothyroidism lady, and we brought the anti-TPO antibodies down, and then we attempted IVF. And first cycle of IVF, patient could conceive. अगर हमने वो antibodies down नहीं की होती, तो it would have rejected, and the patient would have got failed. So this is the importance of regulating the autoimmune system in the body, if at all there is a problem in it. प्रॉब्लम, राइट, अंडरस्टूड। सो इफ यू हैव इश्यूज तो अपने आप से सोचने से ज़्यादा बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड को ऑटो इम्यून इश्यूज थे तो आपको भी होंगे। द रीज़न फॉर योर फेलियर कुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेडी। इट इज़ ऑलवेज वी कैन से ना कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है ये। So, Dr. Richa, another question is regarding embryo pooling. So, whenever there's a case with very low AMH, doctors usually suggest this. But as a patient, like if I am having this low AMH concern and I'll say कि इतने सारे स्टिमुलेशन आप 2-3 स्टिमुलेशंस देंगे तो मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। एंड एक जनरल थिंकिंग है कि ज़्यादा स्टिमुलेशन से हो सकता है मेरी बॉडी में कैंसरस इश्यूज कुछ ऐसी चीज़ें भी आए। सो इज इट रियली सो दैट व्हेन आई एम एज अ पेशेंट ऑफ लो आई AMH इज ऑप्टिंग फॉर एम्ब्रियो पूलिंग, सो क्या वो स्टिमुलेशन के साइकिल्स मुझे बैड इफेक्ट करेंगे? सो इसमें हमें समझना ये ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर साइकिल ऑफ कूलिंग में हम सेम प्रोटोकॉल यूज़ करें। सो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी सजेस्ट इज कि जब हम ओवेरियन असेसमेंट कर लेते हैं तब हम पहला साइकिल आपको कन्वेंशनल स्टिमुलेशन का देते हैं, जहाँ पे हम आपको गुड अमाउंट ऑफ डोजेस देते हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी हाफ लाइफ हार्डली 12 to 24 आवर्स होती है। Once they are washed out from, once your pickup is done, it is completely washed out from the body. So it is not going to cause any problem in your upcoming cycles or maybe in a longer term or causing any cancers or nothing like that, because it's been so many years जब से IVF invent हुआ है और IVF के babies के भी babies अब हो गए हैं। So it is a completely safe procedure and till date not a single cancer patient has been diagnosed who has taken an ovarian stimulation. तो सबसे पहले माइंडसेट में हमें ये रखना है कि ये मेडिकेशंस कंप्लीटली सेफ हैं। नंबर 2, आपके जब कन्वेंशनल आईवीएफ में आप जाते हो जहाँ पे आपका 10-12 डेज का हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है, एंड देन व्हाट इज द काइंड ऑफ द एम्ब्रियो दैट इज फॉर्म। अगर आपके लो एमएच के साथ साथ अगर गुड क्वालिटी एम्ब्रियो बन रहे हैं, मे बी 1 or 2, गोइंग फॉर अ सेकेंड साइकिल इज वर्थ इट, बिकॉज बेबी इज प्राइसलेस और हर व्यक्ति आज की तारीख में इंडियन सोसाइटी में अपना ही बेबी चाहता है। So far so good, body is responding. You can attempt first cycle as a conventional cycle और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कैसा एम्ब्रियो बन रहा है, कैसी क्वालिटी बन रही है। अगर वो अच्छी बनती है तो आप सेकेंड साइकिल में आप मिनिमल स्टिमुलेशन विद अ वेरी लो अमाउंट ऑफ ड्रग्स के साथ सिंपली आप अपना स्टिमुलेशन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ वी ऑल्सो डू इट हियर, कि हमने पहले साइकिल में हम देखते हैं अगर एम्ब्रियो अच्छा बन रहा है तो सेकेंड साइकिल में बहुत मिनिमम डोजेस ऑफ मेडिकेशंस के साथ जो शायद मे बी टैबलेट के फॉर्म्स में होती हैं, एंड वी पूल। एंड अगर 1 या 2 अंडे भी बन रहे हैं और उससे भी अगर हम बेबी जनरेट कर पा रहे हैं, एंड देन वी फ्रीज इट। सो इट्स एब्सोल्युटली अ गुड डिसीजन फॉर एनी कपल who is forming good embryos through pooling, and by this they can at least, उससे 2 फायदे और भी होते हैं पूर्णिमा, कि सपोज हमने एक साइकिल में 1 या 2 बेबीज जनरेट करे, दूसरे साइकिल में 1 या 2 बेबीज जनरेट करे,
ट्रांसफर करने के बाद आप उसको बैकअप भी कर सकते हो। सपोज इफ यू आर हैविंग सरप्लस एम्ब्रियोज और आपको पता है कि अगर आपकी एमएच आज 0.9 है, तो आज से 3 महीने बाद वो 101% 0.6 0.5 पे जाएगी, या अगले 6 महीने में वो और डिप्लीट हो जाएगी, बिकॉज वो एजिंग प्रोसेस है। और उस समय अगर आप अपना आईवीएफ का अटेम्प्ट लोगे तो वो फर्दर आपके चांसेस को लोअर डाउन करेगा। सो इसलिए मेरा सजेशन ऐसे पेशेंट्स के लिए हमेशा रहता है कि आप हमेशा कूलिंग करा के चलो। उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपका करंट साइकिल टेकअप हो पाएगा, जहाँ पे आप एक प्रॉपर ट्रायल अपने एम्ब्रियो से ले पाओगे। एंड दूसरा एडवांटेज आपको ये रहेगा कि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, देन जो आपने पूल करा के एम्ब्रियोज रखे हैं वो आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए काम आ सकते हैं। आफ्टर 2 to 3 years, when you will be turning 3 years older, but you will have a baby of 3 years younger time, which is going to increase the chances of IVF success in a patient. बिकॉज एज बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आईवीएफ के सक्सेस में, और वो मेजरली नंबर ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। राइट। सो या एंड जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि भाई नेक्स्ट तक जाते जाते व्हेन यू विल प्लान द नेक्स्ट बेबी आपका एएमएच और लो आ जाएगा, तो व्हाट कुड बी द चांसेस ऑफ दिस फॉल? लाइक इज इट ड्रास्टिक फॉल, इज इट लाइक स्लो फॉल? क्या होता है? यूजुअली लोग बोलते हैं लास्ट मंथ करवाया था तो 1 पॉइंट समथिंग था, आज करवाया तो एकदम पॉइंट्स में आ गया। क्या ये सच में सही है या इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड ऑब्वियसली द लैब आल्सो मैटर्स अ लॉट? yes, so first of all, the most important thing is that every body is different, और हर बॉडी का जो डिप्लीशन होता है वो उसके खुद के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसके स्ट्रेस सिचुएशन, उसके एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और उसके लाइफस्टाइल हैबिट्स पे डिपेंड करता है। सो किसी पेशेंट में ये अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है इन सारे फैक्टर्स से, उनका जो डिप्लीशन होगा वो फास्ट होगा as compared to a person who is following a lifestyle, a healthy lifestyle and not taking any toxic agents. लेकिन इसके साथ साथ पुणे में ऐसा देखा गया है कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कभी कभी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स में भी बहुत ड्रास्टिकली फॉल होता है, and within 3 to 4 months, and I have seen patients like that who have come to me in the OPD, and मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया and I could see 4 to 5 eggs on one side and 4 to 5 eggs on the other side. And by the time they made up their mind and they came to me say around 2-3 months ki now I want to go for IVF because we have tried naturally and abhi kuch nahi ho raha hai and I want to go for IVF. And then I did a scan and I could hardly found 2 to 3 eggs this side and 2 to 3 eggs in that side, and it was just in a span of 3 months. So this cannot be predicted for any couple or any lady. It's just the own predisposition and varies from person to person. राइट, सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि जो उसके साथ हुआ मेरे साथ भी होगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप 35 के आसपास हो, देन ऑफ कोर्स योर डिप्लीशन वुड बी फास्टर, बिकॉज 30 के बियॉन्ड डिप्लीशन शुरू होता है। सो 30 से 35 जो डिप्लीशन होता है वो ग्रेजुअल होता है, बट 35 से 40 जो डिप्लीशन होता है वो थोड़ा एक्सपीडिएटेड होता है, वो फास्ट होता है। तो स्पेशली जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनको ज़्यादा अलार्मिंग होने की ज़रूरत है। और जो 30 से 35 हैं, ऑफ कोर्स they can discuss as per their AMH reports and how has been the reports in the follow-up, so the doctor can guide them nicely as per their problem. Right. So we cannot say in case of AMH ki age is just a number. We can say that yes, age does matter. So you need to act. Yes. And one important thing, when we usually see AMH report, it's just that कि चलो AFC भी करना है, day 2 scan is really important. तो क्या ये पॉसिबल है अगर इस मंथ में मेरा AFC is good irrespective of my AMH values, तो क्या नेक्स्ट मंथ में उस AFC में चेंजेस आएंगे? Every cycle has a different kind of an AFC, but more or less it remains constant until there is a longer gap. मीन्स अगर हमने आज एंटल फॉलिकल काउंट किया है और हमें 8 to 10 एग्स मिल रहे हैं, वन ओवरी एंड दी अदर ओवरी,
by next 2-3 months it is not expected to get change. Maybe 1 or 2x they can be plus minus because it is actually the residual ovarian pool. But Hmm. yes, if we are doing a scan today and then we are doing a scan next 6 months later, there might be changes in the antral follicle count. सो Okay. ये हमें समझना है कि नॉर्मली एंट्रल फॉलिकल काउंट इन जनरल अगर हम 1-2 महीने की बात करें तो वो Hmm. वेरी नहीं करता है क्योंकि वो एक करंट सिचुएशन है। लेकिन अगर हम 6 मंथ्स के गैप की बात करें तो देयर कैन बी अ पेशेंट जहाँ पे उनके एंट्रल फॉलिकल काउंट्स कम हो सकते हैं क्योंकि हम 6 मंथ्स ओल्डर एज पे आगे आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रैकिंग age relation, hormonal relation, plus other factors also. Like I will give you an example. Like any lady who is entering into the OPD with a problem of low AMH and hardly 29 years of age, and her AMH is somewhere around 1.5, 1.8. Okay, and rest of the factors are fine. Her tubes are open. Male factor is fine. In that case, 1.8 AMH with a slightly decreased antral follicle count, we just do not suggest IVF at that particular point. In that particular point, we suggest that okay, you can try with IUI because this is the time that you have catch that your reserves have started depleting. जब रिजर्व डिप्लीट होना शुरू हो गई है तो हमें प्रेगनेंसी के लिए एक्सपीडेट करना है। बट अगर इसी एज ग्रुप में कोई लेडी हमको मिलती है जिसका AMH 1 हो गया है, सो दैट इज द टाइम जब हम उसके लिए आईवीएफ प्लान करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर आज 1.8 है तो 1.8 से हम 3 से 4 महीने का आईयूआई ट्रायल उस पेशेंट को दे सकते हैं जहां पे उसके पास टाइम रहेगा हर साइकिल में एक एक एग को बना के और आईयूआई के ट्रीटमेंट को अटेम्प्ट करने का, ताकि उसको आईवीएफ पे ना जाना पड़े। और बाय सिंपल असिस्टिंग, आईयूआई इज ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल, just a little add on to the normal conception method anybody is doing. बट अगर इसी एज ग्रुप में कोई लेडी 1 के साथ आई है, सो यू रियली नीड टू गाइड द पेशेंट दैट दिस AMH इज गोइंग टू बी डिप्लीटिंग वेरी फास्ट इन नेक्स्ट 3-4 months। एंड अगर हमें IVF करना ही है तो why not at 1, because it will give you more number of eggs and better quality of eggs and it will increase the chances of IVF success। तो इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। We can say that yes, time is really important factor, and along with that, age. So, Dr. Richa, we have query that please cover the topic of high AMH also. So, what if I am having high AMH? Then, what to do? How to deal with this? यस, सो हाई एमएच यूजुअली किन पेशेंट्स में होता है? जिन पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है उसमें ओवेरियन जो आपकी रिजर्व्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ओव्यूलेट नहीं हो पाते हैं, एग रिलीज नहीं कर पाते हैं, वो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स होते हैं, इनका कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई एएमएच they are able to conceive on a normal spontaneous conception। but कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं और उनको हमें आईयूआई ट्रीटमेंट्स पे डालना पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि हाई एमएच पेशेंट्स को जब भी आईयूआई लें या आईवीएफ लें तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ लें, क्योंकि इन पेशेंट्स में कम दवा से भी ज्यादा रिस्पॉन्स के चांसेस, जिसको कि हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन बोलते हैं, ये हो सकता है। So a doctor should know that how to stimulate a patient with PCOS, whether for IUI or whether for IVF। और अगर IUI के लिए जा रहे हैं और अगर ज्यादा एग्स बन जाते हैं तो better to cancel the cycle rather than just going for an IUI। And even in Right. IVF we have to give a very low dose stimulation। and with this event आप कोई भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो और चीजों को आगे परस्यू कर सकते हो। So, yes, high अगर है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, लो है तो भी डॉक्टर के पास जाना है। सो बेसिकली यू नीड टू विजिट द डॉक्टर एट राइट टाइम। AMH की वैल्यूज हमें सबको पता है कि बहुत इजी टेस्ट है, एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज दैट पीरियड साइकिल के कौन से दिन में AMH टेस्ट करवाने जाऊं? आई मिस दिस। राइट। सो आइडली AMH जो होता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेना देना नहीं होता है। ये हम मानते हैं कि डे 2 पे हमें कराना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक बेसलाइन AMH आप किसी भी दिन
अपने पीरियड के मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी में डे में भी आप करा सकते हैं, क्योंकि वो आपको ओवेरियन पूल बताता है। वो ओवेरियन पूल डे 2 पे और डे 10 पे चेंज नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मिथ। So one should all can get a baseline AMH at any point of time in the body. और अभी जो आपने बात बोली कि जिनको लो AMH है और जिनको हाई AMH है, दोनों को ही जाना है, एक्चुअली इट इज ट्रू, क्योंकि हाई एमएच में भी ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम लोगों को होता है और कंसेप्शन का इश्यूज होता है, और लो एमएच में तो ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा क्योंकि एग्स ही नहीं है। लेकिन दोनों को ही बहुत क्रिटिकली मैनेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट की जो जर्नी होनी चाहिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की, वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अगर एक भी साइकिल के बाद, चाहे वो आईयूआई साइकिल ही क्यों ना हो, अगर पेशेंट ने एक बार वो कॉम्प्लिकेशन फेस कर लिया ना, जिसमें कि वो हाइपरस्टिमुलेशन और ये सारी चीजें रहती है, तो वो इतना फियर्ड आउट हो जाता है कि वो अपने नेक्स्ट इंडिकेटेड ट्रीटमेंट को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। एंड अगर मैं बताऊं तो वी हैव बीन इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, and not a single case of OHSS has been there, and we have all very nicely managed our patients, and we have dealt with AMH more than 20 also, and we have done IVFs for such patients, and they have beautifully, had their post-operative period with zero complications, and they had a wonderful pregnancy and delivery later also. So it is very important to get an expertise hands wherever there are two extremes of AMH in the patients. एंड ज़्यादा है कम है, डॉक्टर को विजिट करना है। एंड पीपल, वी कैन से दैट इफ यू आर इन और अराउंड लखनऊ, सो एंड यू थिंक कि आपको कहीं ना कहीं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू विजिट डॉक्टर रिचा, और वी हैव आवर ऑफिशियल नंबर फ्लैशिंग ऑन द मेन स्क्रीन। आप यहाँ पे कॉल, मैसेज, एसएमएस कुछ भी कीजिए, वील डायरेक्टली कनेक्ट यू विद डॉक्टर। डॉक्टर रिचर्ड, लो एएमएच जैसे कि बहुत हाइप है, हमने शुरू में बोला वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस, बट मुझे लगता है आज के सेशन के बाद लोग थोड़ा एफएसएच और एलएच के बारे में भी बात करेंगे। एंड व्हाट अबाउट दीज टू टेस्ट, लाइक एएमएच तो वी कैन गो अहेड विद एनी डे ऑफ द साइकिल, एफएसएच और एलएच को कौन से दिन करवाना जरूरी है? राइट, एफएसएच एलएच को प्रेफरेबली डे 2 पे कराना चाहिए, ताकि हमें उससे साइकिल के बारे में पता चलता है, डायनल वेरिएशन सेटल डाउन हो जाते हैं। सो यूजुअली डे 2 पे कराना चाहिए, बट अदरवाइज अगर कोई पेशेंट वर्कअप के लिए कराना चाह रहा है तो वो किसी भी डे पे भी करा सकता है, बट आइडली डे 2 पे अगर कराएं तो बेटर रहता है। तो दिस वुड बी माय सजेशन। और दूसरी चीज कि गूगल करके खुद अपनी मेडिकेशंस ना करें, बिकॉज ये बहुत कॉमन हो गया है। गूगल इज अ प्लेटफॉर्म टू मेक यू अवेयर अबाउट योर प्रॉब्लम, टू बी मोर विजिलेंट, but it is not a platform to self treat yourself, because you will not be able to know कि आपको किस चीज की जरूरत है, और आप उसके ऑपोजिट कर रहे होगे, या आप अननेसेसरी वरी कर रहे होगे कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, और स्ट्रेस से आपकी और प्रॉब्लम्स एनहांस हो जाएंगी। तो मेरा एक मैसेज यही है लोगों के लिए कि आपको अगर प्रॉब्लम है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूर्णिमा इनिशियली बोली थी कि फर्टिलिटी सेंटर डज नॉट मीन एन आईवीएफ सेंटर, दिस अवेयरनेस रियली नीड्स टू help, this awareness is really required for the patients कि इनफर्टिलिटी सेंटर पे आप जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका आईवीएफ ही होना है। हियर एट आवर सेंटर वी आर जस्ट गिविंग spontaneous ovulation inductions, just small medications, and just maybe we are asking them to naturally conceive, and they are conceiving it very nicely. So your treatment should be individualized, and what is important is that जो infertility expert होते हैं वो सिर्फ infertility patients देखते हैं, they have trained themselves exclusively into that division, so they will be able to catch your problems earlier, and they have seen the latest जो उसका distant vision है कि क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको टाइमली गाइड करेंगे, आप अपना टाइम नहीं लूज करोगे, and your time to pregnancy would be shortened. So that would be a suggestion from my end to all the listeners who are actually listening. We have many viewers, so and the session is live on our Facebook closed group also, along with that YouTube channel. So viewers, अगर आपके कुछ सवाल अभी भी रह गए हैं, then also you can post in this, और ये वाला सेशन अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो I would advise that please watch it again. The session will be saved on this same link. आप खुद देखिए, और अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड, नेबर, कोलीग, फ्रेंड कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा है जिसको ज़रूरत है, प्लीज़ डू शेयर।
बिकॉज ट्रीटमेंट सबके लिए ज़रूरी है, वेदर इट इज़ IVF, IUI और नेचुरल कंसेप्शन। AMH ज़्यादा है, कम है, कुछ मेडिकल इश्यूज है, बट treatment should be there. So I would like to thank you, our viewers, for joining today, and thank you, Dr. Richa, once again for joining us. Thank you, UNS, for arranging this session. And Dr. Richa, आपने इतनी positivity दी. You said कि low AMH है तो कोई नहीं, देख लेंगे. This is what we really need nowadays, and we would really love to have you on another session Sure. in Thank you, months. Purnima. Thank you for having me, and it was a wonderful session having with you. And look forward to having many more. Thank you, ma'am. Bye bye. Okay. Thank you.